नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद वीटी के दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में लोकसभा 2024 के चुनाव गतिमान हैं। 5वें चरण में हमारे जनपद फतेहपुर में भी मतदान पड़ने हैं। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने विद्यालय की छात्राओं से और उनसे जानते हैं कि चुनाव के प्रति उन्हें क्या समझ है। क्या वो ये जानती हैं कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, पुराने समय में किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती थी, या निर्वाचन आयोग की क्या चुनौतियां हैं और मतदाताओं की क्या जिम्मेदारियां हैं। बात करेंगे पॉडकास्ट विद वीटी में। मैं विपिन त्रिपाठी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए परिचय करते हैं अपने विद्यालय की छात्राओं से और उनसे इन विषयों पर बात करते हैं। लोग हमारे साथ हैं कक्षा 8 से निकिता, कक्षा 7 से दिव्यांशी और कक्षा 7 से ही कोमल। चलिए अब इनसे संवाद करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं चुनाव की प्रक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे निकिता से और निकिता से जानने का प्रयास करेंगे पुराने समय में चुनाव की क्या प्रक्रिया थी, क्या पहले भी चुनाव होते थे। आइए बात करते हैं सबसे पहले निकिता से। सर, पुराने समय में जब राजा राज करते थे तो वह अपने कुछ खास लोगों की मदद से नियम कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। सर, पर लोगों को कानून बनाने व लागू करने में कोई भागीदारी नहीं थी। फिर भी सर, लोगों को कानून का पालन करना पड़ता था। अतः सर, अब हमारे नेताओं ने यह तय किया है कि देश का शासक देश के लोगों के हाथ में होगा। सर, तभी से हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली। बहुत बढ़िया निकिता, आपने लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब लोग, तंत्र की मतलब व्यवस्था या सिस्टम। यहाँ पर हम लोकतंत्र को परिभाषित करें तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो निकिता, आपकी लोकतंत्र के बारे में और क्या राय है? हाँ सर, मैं लोकतंत्र के बारे में और कुछ बताना चाहूंगी। सर, लोकतंत्र का शब्दार्थ अर्थ है लोगों का शासक, पर सर इसका मतलब यह नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करें। लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था है कि देश के लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। बहुत बढ़िया निकिता, आपने लोकतंत्र के बारे में जो भी बातें हमारे बीच साझा की वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लोकतंत्र के सबसे प्रमुख तत्व की, जिसका नाम है चुनाव। तो क्या निकिता, आपने अपने घर के आसपास या अपने समाज में किसी प्रकार की कोई चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होते देखी है? चुनाव याद है कि प्रधान पद के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं, फिर उनका चुनाव चिन्ह आता है, फिर तारीख आती है, फिर लोग वोट डालने जाते हैं। सर, जिसकी वोट ज्यादा होती है उसे गांव का प्रधान घोषित किया जाता है। बहुत बढ़िया निकिता, देखा जाए तो सरसरी नजर में आपने तो एक चुनाव की प्रक्रिया ही हमको समझा दी है, लेकिन इस पॉडकास्ट में भी हम लोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आपके माध्यम से हम लोग और समझना चाहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली छात्रा की तरफ, दिव्यांशी की तरफ, और दिव्यांशी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कराता है चुनाव। क्या इसके लिए भी कोई आयोग है? अगर कोई आयोग बना है तो क्या नाम है उसका और क्या काम है उसके? बात करते हैं अब दिव्यांशी से। जो आयोग चुनाव कराता है उसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य, सर, ये चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। यह चुनाव में सभी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र प्राप्त करता है। यह राजनीतिक दलों का रजिस्टर करता है। और बढ़िया दिव्यांशी, अभी हम आपको एक और जिम्मेदारी बताना चाहेंगे निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भी है, ये कि सभी राजनीतिक दलों से जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करवाना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझें कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। आदर्श आचार संहिता एक वो नियमों की सूची है जिसमें यह लिखा होता है कि सभी राजनीतिक दलों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सभी राजनीतिक दलों को
निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता का पालन अवश्य करना चाहिए और ये चुनाव घोषणा के बाद अपने आप लागू हो जाती है। चलिए अब फिर चलते हैं हम लोग दिव्यांशी की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की आगे की क्या प्रक्रिया होती है। निर्वाचन आयोग से पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो। 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी होती है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए और ये उस क्षेत्र में जो बीएलओ जिनका नियुक्त किया जाता है वो ये कार्य संपन्न कराते हैं। भारत देश में कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों का नाम उस मतदाता सूची में डाला जाता है जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। चलिए अब फिर से हम लोग दिव्यांशी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि जब मतदाता सूची में नाम पड़ जाता है तो फिर आगे की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। क्या वोट डालने के लिए भी हमारे पास कोई मशीन है? चलिए बात करते हैं आगे दिव्यांशी से। जी सर, वोट डालने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें एक नीली रंग की बटन होती है जिसको दबाने से पीप की आवाज आती है। इससे ये पता चलता है कि वोट पड़ चुकी है। बहुत बढ़िया। ईवीएम के साथ आजकल एक और मशीन जोड़ी गई है जिसको हम लोग कहते हैं वीवी पैट। चलिए दिव्यांशी से जानना चाहेंगे कि वीवी पैट के बारे में वो क्या जानती है। वीवीपैट वो मशीन है जिसमें हमें एक पर्ची दिखाई देती है और उस पर्ची में हमें ये पता चलता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसको वोट पड़ चुका है। ईवीएम में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है नोटा। आपको लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल या निर्दलीय में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं मेरे क्षेत्र में, मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा लेकिन वोट जरूर डालूंगा, तो उसके लिए आपको एक नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है। नोटा जिसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, अर्थात ऊपर में से मैं किसी को वोट नहीं दूंगा लेकिन अपना मत का प्रयोग जरूर करूंगा। तो अगर हमारे कोई भी साथी अगर वोट देने किसी भी मतलब पार्टी को लेकर के या किसी निर्दलीय को भी वोट देने के इच्छुक नहीं है लेकिन वोट देना चाहते हैं तो वो नोटा का बटन दबा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कोमल की तरफ। तो कोमल से जानने का प्रयास करते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया जारी कर दी जाती है तो जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से वो अपने विचारों को कि क्या वो चुनाव जीतने के बाद करेंगे, कैसे साझा करते हैं जनता के बीच में। चलते हैं अब कोमल की तरफ। जी सर, सभी राजनीति दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के लिए समक्ष रखते हैं। तो जो सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियां और अपने विचार जो जनता के समक्ष साझा करते हैं उसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। जी सर, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधि चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाते हैं और बाकी के दल विपक्ष का कार्य करते हैं जो सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद नामक भवन में बैठते हैं। कोमल, जो भी हमारे प्रत्याशी हम लोगों का अधिक से अधिक मत प्राप्त करते हैं वो संसद भवन जाते हैं और संसद भवन को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। पार्लियामेंट में भी दो प्रकार का विभाजन है, उच्च स्तर का और निम्न स्तर का। निम्न स्तर के संसद भवन को हम लोग लोकसभा और उच्च स्तर के संसद भवन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक मतदाता होने के नाते अपनी मतदाता की क्या एक जिम्मेदारी है। छात्राओं से वार्ता करते हैं कि उनकी क्या समझ है मतदाताओं की जिम्मेदारी के प्रति। सबसे पहले तो देश की प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए जी सर, हम सभी एकजुट होकर सही नेता चुनकर हम अपने टैक्स रूपी पैसे का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। मतदान करके हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारी बेहतरी के लिए काम करे। अपने अधिकार का प्रयोग कर सही नेता
चुनने के लिए। इस प्रकार से इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने अपने छात्रों से संवाद करके ये जाना कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय क्या कार्य करते हैं एवं जो पार्टी जीत जाती है एवं अन्य विपक्षी दल दिल्ली में किस भवन में बैठते हैं एवं इसके साथ हम लोगों ने मतदाताओं की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी हम लोगों ने बातें की। इस प्रकार से इस दूसरे एपिसोड का यहीं पे समापन होता है। फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।